हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का टीचर सुरेश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एकदम ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ व्हाट ऑफ सब वर्क एंड एनर्जी। सो इन टुडेस लेक्चर हम क्या करने जा रहे हैं सर, हम करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बाद की चीजें जो कि थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सर व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी सर, कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम समझ सकते हैं, कैसे आप उसे समझा सकते हो। तो ये सब चीजों को जानने के लिए आपको बस अपना दिल थामे बैठे रहना है और आपका टीचर सुरेश रावत आप सभी के लिए इन चीजों को डिकोड कर देगा। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास तुम सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी खुशखबरी क्या खुशखबरी है सर बेटा? यस यस यस, our pen tab is back so we can write on it. So lecture number 3 में तुम्हारा स्वागत है। कंपनी ने अपना काम एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया है और हमारा काम भी उन्होंने बढ़िया बना दिया है। So all thanks goes to XP Pen, thanks guys। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, आपने हमारा पेन टैब सही करके दिया। बट नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा लेक्चर जो कि है आज पोटेंशियल एनर्जी पे। क्या सर पोटेंशियल एनर्जी? सर पोटेंशियल एनर्जी सर ये कौन सी एनर्जी है सर? काइनेटिक एनर्जी तो आपने समझा दिया था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ये कौन सी एनर्जी है सर? पोटेंशियल एनर्जी को चालू करने से पहले हम थोड़ा सा अपना पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें विश्वास रहे कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इज नथिंग बट it is F into S. So where F is what? F is the force. F is the force. And S is the displacement. Displacement. है ना? ये सर ये माइनस एफ इंटू एस कब होता है? माइनस एफ इंटू एस तब होता है जब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से। मतलब कि अगर सर मैं आगे चल रहा हूं, मेरा दोस्त मुझे पीछे धक्का दे रहा है, लेकिन मैं तो सर मेरा दोस्त तो है पतलू सा, तो वो तो मुझे पकड़ के पीछे लेके नहीं जा पा रहा, तो मैं तो आगे चलता जा रहा हूं, तो मेरे दोस्त का जो सर वर्क डन हो रहा होगा ना वो नेगेटिव में हो रहा होगा, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो तो मुझे पीछे ढकेल ही नहीं पा रहा है, वो तो मेरे साथ चलता जा रहा है, तो वही सर मेरा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मेरा दोस्त मुझे धक्का देगा पीछे से, तो सर तब मैं बोलूंगा कि सर हाँ अब तो मुझे धक्का दे रहा है तो मैं आगे चल पा रहा हूँ, तो फिर सर मेरा जो दोस्त है उसका जो वर्क डन है उसका फोर्स का वो सर अब पॉजिटिव होगा, जो कि होगा एफ इंटू एस, है ना। तो ये हमने वर्क डन पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था कि सर वर्क डन कुछ नहीं होता, वर्क डन तो सर तभी हो सकता है जब सर कुछ ना कुछ एनर्जी हो बंदे में। सर बिना एनर्जी की तो वर्क डन हो ही नहीं सकता। सर फोर्स लगाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, सर वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी ही तो सर वो एनर्जी तो वो टर्म है जो हमें वर्क करने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो सर हम फोर्स ही नहीं लगा पाएंगे, और फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो सर वर्क डन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना सर। तो बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो वर्क डन कुछ ना कुछ रिलेटेड है एनर्जी से, इसलिए वर्क डन और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो सेम होती है और होती है जूल, क्योंकि जूल दादा ने इस पर बहुत काम किया था, उन्होंने एनर्जी के बारे में काफी कुछ देखा था, बताया था, इस कारण से वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। फोर्स यूनिट क्या होती है जल्दी से बता दो? न्यूटन, बिल्कुल सही, न्यूटन दादा ने क्योंकि फोर्स को दिया था, उन्होंने फोर्स यूनिट के बहुत काम किया था, इससे न्यूटन दे दिया उन्होंने, एंड हमारे वर्क डन और एनर्जी ने जूल ले लिया। चलिए ठीक है। सो नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू द टॉपिक एनर्जी। तो एनर्जी में हमने सबसे पहली एनर्जी जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी कौन सी एनर्जी? अरे बॉटल गिर जा क्यों रही है भाई। हाँ, सो सबसे पहली एनर्जी जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो तो थी सर हमारी पी, नहीं सर क्या कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी सर। हाँ जी बेटा जी बिल्कुल, कौन सी एनर्जी थी कि काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी सर काय में यूज आती है? सर वो काइनेटिक एनर्जी यूज आती है जब भी हम किसी तरीके का सर मोशन करते हैं। सर मोशन करते हैं सर, बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो सर एक ऐसी एनर्जी जो कि हमें हेल्प करे हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में, या फिर सर एक ऐसा वर्क डन जो हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करे, वही हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है।
समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा और समझाते हैं, थोड़ा एलोबरेट करते हैं इस चीज को। लेट सपोज यू आर पुशिंग अ रॉक, ओके, द रॉक इज ऑफ वेरी मीडियम साइज, जिसे तुम पुश कर सकते हो, ओके। नाउ यू आर गोइंग टू पुश इट, ओके, नाउ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड द रॉक एंड यू आर जस्ट पुशिंग द रॉक। अब when you push it, definitely it will move forward, okay, so if the rock move forward, then what will you say? Ki you are applying a force F on that rock, and the rock is moving in this direction, in the same direction as of the force applied on that rock, so the displacement is also in the direction of the force, so we can say that the whole work done is F into S. Now what you are going to do is, the rock is of circular shape, okay, so when the rock is of circular shape, हम क्या करेंगे, हम उसे धक्का देंगे तो क्या होगा भाई, सर्कुलर शेप का जब रॉक है उसे हम धक्का दे रहे हैं तो क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, रॉक सर मूव करेगा, है ना। और रॉक से जब सर्कुलर शेप का होता है तो हम जानते हैं सर, जब हम किसी पहिए को, है ना, कोई किसी पहिए को अगर हम धक्का देते हैं सर वो आगे मूव करता है ना, और धीरे धीरे हम उसे तेज धक्का देंगे ना सर तो वो तेज मूव करेगा, है ना। तो सर जब हमने धक्का दिया तो धक्का देना सर हमारा फोर्स काउंट हो जाएगा, और जब वो पहिया आगे मूव किया तो सर वो हमारा क्या होगा, वो सर हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सर तब उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बेटा जी वर्क हुआ। और सर जब पहले हमने पहिए को धक्का दिया था इस पोजीशन पे, तब तो वो रेस्ट पे था, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो रेस्ट पे होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी सर उसकी 0 थी। लेकिन सर फाइनल वेलोसिटी जब वो मूव करने लगा तो कुछ ना कुछ हो गई होगी, लेट्स सपोज सर u इक्वल टू v हो गई होगी, है ना, v हो गई होगी कुछ वेलोसिटी उसकी। तो सर अब क्या, अब पहले तो 0 पे था, अब कुछ v पहुंच गया, तो सर अब ये बोलना पड़ेगा ना कि सर हमने जो रॉक था उस पर कुछ वर्क किया जिस वजह से उसकी वेलोसिटी 0 से उठकर v पहुंच गई, तो कुछ वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो यही वर्क डन। पर सर अब मोशन आ गया रॉक के पास, तो रॉक के साथ कोई वेलोसिटी है तो सर हम बोल सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। तो सर ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो एनर्जी बता रहा है मोशन की वजह से, वो सर आ तो वेलोसिटी की वजह से रही है, और वेलोसिटी सर कहां से आया आ रही है, वर्क डन से, क्योंकि हमने वर्क किया फोर्स लगा के रॉक के ऊपर, इसलिए तो रॉक मूव किया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज, और द एनर्जी इज रिलेटेड टू द वर्क डन। समझ में आया इतनी सी बात, आई होप समझ आ पाया होगा कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। सो नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू द our today's topic, which is nothing but potential energy। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले है हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीजों को कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, सर हम क्यों पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले हम पहले लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एनर्जी बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में हमने लिख चुका है पोटेंशियल एनर्जी। अब सर आप पोटेंशियल, पहले एक वर्ड को डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल, सर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है बेटा जी, पोटेंशियल इज नथिंग बट सर हमारी एक ऐसी शक्ति, अगर मैं बहुत ही अगर हिंदी में बात करूं ना तो ऐसी शक्ति जो हमें किसी भी काम को करने के लिए ना हमारे अंदर रहती है, लेकिन वो जब हम मतलब हमें कोई भी काम करना हो ना तो तब हमें काम वही आती है। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो कि लेट सपोज कि एक गन है, ओके, एक गन है, नाउ इस गन के अंदर बुलेट्स लोडेड है, ये इसके अंदर कुछ बुलेट्स लोडेड है। अब क्या, अब मुझे बात बताओ, अब ये गन है, इसके अंदर बुलेट लोडेड है, अब मैं इस गन को अगर ना चलाऊं, इस गन को ना चलाऊं, तो क्या कोई, अगर मुझे कोई टारगेट हिट करना है, अपना कोई टारगेट जो है हिट करना है, तो क्या वो टारगेट हिट होगा, नहीं सर ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज सर जब अगर मैं गन ही नहीं चलाऊंगा तो वो हिट कहां से होगा, ठीक है। अब सर मान लीजिए मैंने उस गन को चला दिया, गन चला दिया तो सिंपल सी बात है सर, गन में से गोली निकलेगी और गोली जाके हिट होगी उस टारगेट पे, है ना सर, वो टारगेट पे हिट हो जाएगी। अब सर ये जो टारगेट पे जाके गोली हिट हुई, सर ये गोली मेरी गन की क्या थी, ये गोली मेरे गन की क्या थी, सिंपल सा पूछूं तो मुझे ये बताओ, अगर गन में गोलियां ही नहीं होती, अगर गन में गोलियां ही नहीं होती तो क्या वो उस टारगेट पे जाके हिट करती, तुम कितना भी जाके उसका जो ट्रिगर है वो दबाते रहते, उसका जो ट्रिगर होगा तुम कितना भी दबाते रहो, तो क्या वो गोली चलेगी जब तक उसमें गोली भरेंगे नहीं हम, सिंपल सी बात है नहीं चलेगी भाई। जब गोलियां ही नहीं है, हमारी गन एकदम वेकेंट है अंदर से, तो देन
भाई गोलियां कैसे चल सकती हैं? तो मेरी जो गोलियां हैं वही तो मेरा मेन इक्विपमेंट है। भाई मैं गन फेंक के थोड़ी किसी को मारूंगा, मेरे को अगर किसी टारगेट को हिट करना है तो मैं गन फेंक के थोड़ी मारूंगा। मैं तो अपनी बंदूक से जो गोली निकलेगी उस गोली जाके लगे वो मेरा काउंट होगा ना, कि हाँ आपने मार लिया, उस टारगेट को हिट कर दिया, है ना। तो मेरी गोलियां क्यों हुई? पोटेंशियल क्या हुई? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या? एक ऐसी शक्ति, जो ऐसी एनर्जी जो मेरी गन के अंदर थी, अगर वो नहीं होती तो वो हमारी जो गोलियां हैं वो टारगेट को हिट कर ही नहीं पाती, अगर मुझे किसी टारगेट को हिट करना है तो, है ना। एट द सेम टाइम लेट सपोज कि चलो ये वाला एग्जांपल थोड़ा ना पल्ले पड़ा हो तो फिर समझो। एक ना हॉर्स है, ठीक है, एक घोड़ा है। अब डोंट जज माय ड्राइंग स्किल्स, ओके, डोंट जज माय ड्राइंग स्किल्स। मैं पहले बोल रहा हूँ डोंट जज माय ड्राइंग स्किल्स प्लीज, है ना। सो दिस इज आवर घोड़ा। है भाई घोड़ा ही है, थोड़ा सा अजीब है समझ सकता हूँ, लेकिन है तो ये घोड़ा ही, समझ सकते हो क्या तुम लोग? ठीक है। सो ये घोड़ा है मेरा, है ना। अब ये घोड़ा क्या है, इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 डेज से इसने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। चलो ठीक है, इसने नहीं खाया सर, हमें करना नहीं खाया होगा, कोई बात नहीं, मन नहीं होगा, मन डाइटिंग भी होगा सर, ठीक है। एट द सेम टाइम हियर इज एन हाउस, एक और घोड़ा है हमारे पास। अरे घोड़ों ही कभी नहीं है भाई, घोड़े तुम्हारे तबेले में घोड़े ही घोड़े हैं बस। ये एक और घोड़ा है हमारे पास। ये ना ये इसने तो इतना खाना खा रखा है कि ये, तो भाई ये तो रोज खाना खाता है, नॉर्मल रोज खाना खाता है, रोज घूमने जाता है, रोज वॉक करता है, रोज ये इसका तो प्रॉपर चल रहा है सब कुछ मेंटेनेंस। लेकिन इस बंदे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब एक रेस हो रही है, क्या हो रही है? एक रेस हो रही है। अब उस रेस में दोनों घोड़े ले गए, इन दोनों घोड़े के अलग अलग मालिक थे, उन्होंने कहा चलो ले तो चलते हैं, 3 दिन से बीमार है तो क्या हुआ, है ना, और इसको भी ले गए। अब दोनों को ले जाके ने खड़ा कर दिया लाइन पे कि भैया भागना है, अब तुम्हें भागना स्टार्ट करना है जैसे, ठीक है। अब भागना स्टार्ट तो करना है। अब तुम मुझे, अगर मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, एक जनरल आंसर पूछूं कि मुझे बताओ, इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, इसने ये प्रॉपर खाना पीना चल रहा है, इसकी प्रॉपर डाइट चल रही है, जो खाता था वही खा रहा है, बढ़िया, दोनों मतलब दोनों सेम ब्रीड के हैं, दोनों सेम भाई भाई हैं दोनों घोड़े। ऐसा कुछ नहीं है मैं बोलूं कि वो ज्यादा समझदार है ये ज्यादा कम बुद्धू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर दोनों में। बस उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया और ये पेल के खा रहा है 3 दिन से। अब मुझे बताओ, तो फिर अब इन दोनों घोड़ों में से अगर ये भागना स्टार्ट करे, तो सिंपल सी बात है, मुझे जल्दी बता दो कौन जीतेगा? भाई कॉमन सेंस, जिसमें तो कॉमन सेंस नहीं होगा ना, वही बोल देगा सर ये आगे वाला जीतने वाला है, क्योंकि सर वो 3 दिन से खाना खा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है चीजें उसकी, तो वो क्यों नहीं जीतेगा? ये बेचारे ने 3 दिन से खाना नहीं खा रखा, उसमें सर दम ही नहीं होगी। हाँ क्या बोला तुमने? इसमें तो सर दम ही नहीं होगी, दम, है ना, दम। अब ये दम हम किससे डिफाइन करते हैं? दम हम किससे डिफाइन करते हैं? दम डिफाइन करते हैं हम सर हमारी सारी एस्पेक्ट्स को एक कंसिडर करके, क्या कि भाई हम फूड प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं, हम एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, है ना, हम सर प्रॉपर वॉक कर पा रहे हैं कि नहीं, हम प्रॉपर टॉक मतलब हाँ नॉर्मल टॉक वॉक, सारी चीजें, सारी फैक्टर्स को हम जब जज करते हैं तब हम बोलते हैं कि बंदे में दम है कि नहीं। एक बंदा तुम्हारे पास आया, बोले अरे भैया मेरे को खाना दे दो, ठीक है, और सामने वाला ए भाई मेरे को खाना दे दे। तुम मुझे बताओ, तुम्हें किससे जब तुम बात करोगे तो तुम्हें लगेगा भाई इस बंदे में दम है और इसमें दम नहीं है। भाई जो थोड़ी सी भारी आवाज होगी, जो थोड़ा सा ना एक कड़क बंदा दिख रहा होगा, उससे देखोगे ना कि हाँ भाई इसमें दम दिख रही है मेरे को, ये बंदे में दम है। और जो बेचारा वैसे ही थोड़ा सा ढीला ढाला सा है, वो तुम बोलोगे इसमें दम नहीं है यार। तुमने दम डिफाइन कैसे करी? तुमने दम कैसे डिफाइन करी? उसके बोलने के तरीके से, उसके शरीर से देख के, है ना। तो ये दम, ये पोटेंशियल कैसे बता पा रहे हो तुम किसमें ज्यादा है किसमें कम है? उन फैक्टर्स को देख के कि भाई इसके अंदर दम जरूर होगी, क्योंकि भाई उसके फैक्टर्स दिख रहे हैं, उसकी बॉडी दिख रही है, जिम जाता है रोज, और ये इसकी आवाज और इतनी भारी है भाई, तो इस बंदे में दम लग रही है। बाकी एट द सेम टाइम एक बंदा जो बड़ा ढेर ढाला सा है बढ़िया, जो ना बस ऐसे ही घर में बैठा रहता है, उसमें दम ज्यादा होगी, या फिर एक ऐसे बंदे में दम ज्यादा होगी जो रोज जिम जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जो रोज जिम जाता है उसमें दम ज्यादा होगी। तो भाई ये हो गया ना कि तुमने बोली दम की बात आई, तो दम कहां से आता है? पोटेंशियल से, कि हमें पोटेंशियल कितना है, हमें पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ से दम डिफाइन होती है ये पोटेंशियल। अब हर चीज में अलग अलग चीज में अलग अलग पोटेंशियल होता है, इसका भी हम कैसे निकालते हैं ये अब हम तुम्हें बताएंगे। आई होप मैं इतना आसानी समझा सकता था, उतना समझाया मैंने, कोशिश करी। नाउ अगर भी समझ में नहीं आया है तो देने यार एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, अब एनसीईआरटी पे देखते हैं ऐसे समझ आती तो वो ठीक है, वरना ये ठीक है। चलो सो ये हो गया, ये हो गया।
हाँ चलो एक आध ये ना पढ़ना पड़ेगा बिकॉज उसके रिलेटेड ही है आगे की चीजें। तो एक रबड़ बैंड ले लो, ठीक है, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर। चलो क्या करना है हमें, एक है ना, आ गया स्टाइलस। हाँ, अच्छा ये काफी छोटा है तो कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, क्या करना है, एक रबड़ बैंड लेना है, रबड़ बैंड की चेस्ट, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा रबड़ बैंड होता है, ठीक है। अब ये रबड़ बैंड क्या करो, तुम यहाँ से पकड़ के रखो, यहाँ से तुमने पकड़ लिया और यहाँ से तुम इसे खींचो, खींचोगे, फोर्थ लगा के खींचोगे, सिंपल सी बात है, और रिलीज कर दो उस बैंड को। क्या होगा, करो करो, लेके आओ एक रबड़, लेके आ जाओ, मम्मी की वीडियो को पॉज करो, रबड़ लेके आ जाओ, उस रबड़ को एक हैंड से करना, एक दूसरे से खींचना, ठीक है, ज्यादा मत खींचना, मुझे पता है भाई, जब वो तो खोचोगे ना तो छोड़ोगे तो हाथ पे आके लगती है, दर्द होता है हाथ से, ठीक है, ज्यादा मत खींचना, इतना नॉर्मल खींचना। The band will tend to regain its original length. Obviously, the band had acquired energy in its stretched position. How did it acquire when stretched? यही बात है, क्या हुआ, तुमने जब बैंड को पकड़ा है ना, बैंड को पकड़ा इस हाथ से और यहाँ से खींचा, तो क्या हुआ, बैंड खींच गया। पर जब तुमने उस बैंड को छोड़ा तो वो दोबारा उसी पोजीशन में, एक बार ऐसे जब तुमने पकड़ा होगा तब ऐसा हो गया होगा कुछ खींच के, लेकिन जब तुमने छोड़ा तो उसी पोजीशन में वापस आ गई। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा, जब हमने छोड़ा उसे तो ऐसा कौन सा फोर्स उस बैंड में आ गया एकदम से कि भाई वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला गया। यही ये है उस रबड़ का पोटेंशियल। चलो ठीक है, एट सेम पॉइंट टेक अ स्लिंकी। स्लिंकी क्या होता है, जैसे वो तुमने वो देखी होगी, क्या कहते हैं उसे, स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लेना, इस स्प्रिंग को क्या करना, उसे खींचना, उसे दोनों हैंड से खींचना और फिर उसे छोड़ देना दोनों हैंड से, क्या होगा, वो दोबारा ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। क्यों, ड्यू टू द एनर्जी। देखो तुम ज्यादा खींच जाओगे तो पक्का वो और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, ज्यादा मत खींचना, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल खींचना और फिर उसे छोड़ देना, वो देखना। तो वो ना, अब पता है क्या हो रहा है कि जब तुम उसे बहुत ज्यादा खींच देते हो तो तुमने फोर्स ही इतना ज्यादा लगा दिया कि भाई अब उसकी जो एनर्जी थी ना उसके अंदर की, अब वो एनर्जी कैपेबल ही नहीं रही उसे रिस्टोर करने की, समझ रहे हो। पर जब तुमने कम फोर्स लगाया था, जब तक उसकी एनर्जी कैपेबल होगी वो तब तक उसे करने की कोशिश करेगी, और जैसे उसकी मतलब दम छूट जाएगी तो वो वापस उसी लेंथ पे रह जाएगी। सो हाउ डिड स्लिंकी एक्वायर्स एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड, एंड हाउ विल स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस। स्लिंकी क्या है, स्प्रिंग होता है, स्लिंकी क्या होता है भाई, स्लिंकी तो मैं पहली बार सुनता हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सो यही दो एग्जाम्पल ठीक काफी हैं, बाकी तुम पढ़ लेना, तुम बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो मेन जो टॉपिक का डिस्कशन का जो व्यू था, मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये था कि इन द अबव सिचुएशंस द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है दोनों सिचुएशंस में, हम जो वर्क कर रहे हैं, हम रबड़ को खींच रहे हैं तभी वर्क कर रहे हैं, हम स्लिंकी को खींच रहे हैं तब भी हम वर्क कर रहे हैं। तो द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एज एन पोटेंशियल एनर्जी। समझे, ये जो एनर्जी जब तुम उसे खींचते हो तो भाई वर्क तो डन हुआ, जब वर्क डन होता था मैंने बताया था कुछ ना कुछ एनर्जी भी बनती है ना, एनर्जी होगी तभी तो वर्क डन होगा। तो भाई वो जो एनर्जी स्टोर होती है उस ऑब्जेक्ट में, बताया कौन सी एनर्जी होती है, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये एनर्जी पता है कब होती है भाई, जब अब बताओ, ऐसे तुम बोलोगे कि सर आपने तो ऐसा बोला है तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है और पोटेंशियल एनर्जी कैसे अलग हो जाती है। तो बेटा जी, जब जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई वेलोसिटी या स्पीड एक्वायर नहीं कर पाता तब वो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, तब वो स्टोर करता है उसे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जब वो उसे किसी वेलोसिटी या स्पीड के फॉर्म में स्टोर कर पाता है तब वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में करता है, ठीक है। यू ट्रांसफर एनर्जी, चलो अभी आगे और डिस्कस करेंगे तब तुम समझ में आएगा। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब तुमने एक रबड़ को खींचा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो कौन सी एनर्जी है, वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अब उसमें कोई स्पीड या वेलोसिटी तो आ नहीं पा रही है, तुमने उसे खींच के खींचा पर, लेकिन कोई स्पीड या वेलोसिटी तो नहीं दी ना, फोर्स लगाने से कोई स्पीड वेलोसिटी में चेंज आया, जब नहीं आया तो भैया वो कैसा रहा, वो कैसा रहा भाई, वो तो उसके केवल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो गया। यू ट्रांसफर एनर्जी, क्या, यू डू वर्क व्हाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, ये नहीं, वो अपने अंदर पेंडिंग ऑफ टॉय कार, ये नीचे वाला एग्जांपल था उसके, ठीक है। सेम उस लिंकी वाला एग्जांपल ले सकते हो। द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in the virtue of its motion or configuration। या द पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है वो उसके वर्च्यू
ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। मतलब क्या कि भाई ये जो रबर बैंड है ना, ये इसका जो पोस्चर है या इसकी जो पोजीशन है, उस वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्योंकि रबड़ का मटेरियल जो है वो सारी चीजें डिफाइन करता है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो पाएगी। एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ ना उसमें ऑफ ना कितने नंबर किस तरह की, पहले तो स्टील यूज हुई है, मटेरियल सबसे मेन चीज होता है। सेकेंडली जो नंबर ऑफ जो ना ये जो राउंड्स जो नंबर ऑफ राउंड्स जो उसमें होते हैं उस पर डिपेंड करती है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और जितनी ज्यादा राउंड्स होंगे, तो देखो जितने ज्यादा राउंड्स होंगे जितना ज्यादा उसे तुम खींच पाओगे ना, उतना ज्यादा वो बैंड होके वापस आना कोशिश करेगा, उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। एट सेम टाइम मैंने एरो वाला एग्जांपल लिया। एरो में क्या होता है भाई, तुम ये जो होता है, तुमने अगर देखे हो महाभारत वगैरह सीरियल्स, तो क्या होता है उसमें कि भाई ऐसा धनुष होता है, उसकी होती है प्रत्यंचा। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, प्रत्यंचा एरो सब इंग्लिश वाली चीज है, लेकिन हिंदी में मालूम होना चाहिए कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यंचा। ठीक है, तो ये जो प्रत्यंचा होती है, बोलो सब बोल के बोलो एक बार, प्रत्यंचा। ये जो प्रत्यंचा होती है ना एक धनुष की, उस धनुष की प्रत्यंचा क्या होती है, जैसे हम एरो को उसमें लगाते हैं, एरो मतलब क्या, एक तीर को जब उसमें लगाते हैं तो वो तीर क्या करता है, अब हमें भाई किसी तीर को अगर दूर मारना है सामने वाले को, या फिर दूर किसी टारगेट को हिट करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, उस तीर को उस पर लगा के पीछे की ओर खींचेंगे। पीछे ओर कैसे खींचेंगे, प्रत्यंचा को। जैसे हम प्रत्यंचा को पीछे की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें एक स्ट्रेंथ, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, उसमें स्टोर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। फिर जब जैसे तुम ना हाथ छोड़ोगे, वो उसे रिस्टोर करके ओरिजिनल लेंथ पे लेके आने की कोशिश करेगी। अब जितने ज्यादा तुम फोर्स लगा के उसे पीछे खींचोगे, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसे वापस लेके आएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी पता है, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर एरो में ट्रांसफर होके एज एन काइनेटिक एनर्जी सामने टारगेट को हिट करती है। मतलब समझ रहे हो कितने मोशन हो रहे थे। देखो पहले तुमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ। किस पे हुआ, वर्क डन हुआ, एक प्रत्यंचा पे, प्रत्यंचा बोल लो या फिर एक थ्रेड बोल लो ना, थ्रेड पे हुआ, वो थ्रेड ने क्या किया, वर्क डन हुआ। अब वर्क डन हुआ तो भाई कोई फोर्स, कोई एनर्जी आई होगी। वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है सर। पोटेंशियल एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर हुई सर, एरो के थ्रेड में स्टोर हुई, प्रत्यंचा में स्टोर हुई। अब ये जो प्रत्यंचा में जो एनर्जी स्टोर हुई वो है पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसे हेल्प करेगी, हमें हेल्प करेगी वापस जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसे वापस उस ओरिजिनल लेंथ पे जाने के लिए। अब जब वो ओरिजिनल लेंथ पे गई, तो भाई जब ये जब वापस आ रही है तो ये भी तो फोर्स लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी उस एरो पे। तो वो एरो पे जो फोर्स वो लगा रही है, अब उसकी वजह से कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन उससे हेल्प करेगा किस एनर्जी में जाने में, काइनेटिक एनर्जी में जाने में। तो यही तुम्हारा एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, समझे। चलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, ये टुडे दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, सो चलिए, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड टू अ हाइट। क्या होता है जब एक ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ पे देखो, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं तो वो क्या करता है ना, वो एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है, वो एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। वो एनर्जी कौन सी होती है, अगेन दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज बिकॉज द वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। भाई ये बताओ, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी के से नीचे लग रहा है, लेकिन तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा भाई, सोचो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेकिन फोर्स नीचे, तो वर्क डन नेगेटिव एफ इनटू एच, वेयर एफ इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी से सर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो ऑब्जेक्ट पे लगता है सर, एक्सेलरेशन। अब जितना मास होगा ऑब्जेक्ट का सर इनटू जी, mg के बराबर। ठीक है, तो द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है जब वो एक h हाइट पे ऊपर जाता है। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें हेल्प करती है वर्क डन किसमें, इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। किसमें, अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हमसे नीचे लग रही है और हम उसे कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। it is easy to arrive at a
एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ भाई, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, कितना mg, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, कितना h, उसने लेके रखा है। तो भाई वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू एस, यानी m इंटू जी इंटू एच। और यही वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। समझे बेटा जी। चलो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एम, वही mgh ने ड्राइव किया है, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। इट इज यूजफुल द, ये पढ़ लेते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई डिपेंड्स ऑन ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अब हम जो लेते हैं ना, हम तो भाई देखो अर्थ की सरफेस से ही लेते हैं, क्या लेते हैं, अर्थ की सरफेस से। अब डेन कोई बंदा है वो कहे कि नहीं भाई अर्थ की सरफेस से खरीद रहे हो, हम तो अर्थ की सरफेस और अंदर से लेंगे, तो बेटा जी वहां के लिए ना पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, क्योंकि फिर तो मैं निकालनी पड़ेगी जी इस पॉइंट पे। क्या निकालनी पड़ेगी, जी। अगर वो बोले कि भैया तुम ना 10 किलोमीटर अंदर चले जाओ अर्थ की सरफेस के, 10 किलोमीटर अंदर जाओ और वहां जाके जी की वैल्यू निकालो। अब तुम मुझे बताओ, जब हम डेप्थ में जाते हैं, ये जब हम डेप्थ में जाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, आर कम हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अर्थ का वो कम हो जाएगा। अब रेडियस कम हो जाएगा तो हमारी जी की वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी। ग्रेविटेशन पढ़ा होगा मेरे से तो पक्का तुम बोल सकते हो कि हाँ सर डेफिनेटली बदलेगी, क्योंकि सर जो हमारे लिए सर जी की वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है सर, हम लेते हैं अर्थ की सरफेस से, और वहां सर आर जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लेते हैं, क्योंकि हम मास जो अर्थ का है पूरा सेंटर में मान लेते हैं। तो अगर आप अर्थ के अंदर चले जाएंगे ना सर, तो सर जब हम जो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है ना, उसको सर रेडियस ऑफ अर्थ कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो कम हो गई है सर रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि आपने खुदाई करके आप अंदर आ गए हो अर्थ सरफेस के, है कि नहीं। तो तब हमारी जी की वैल्यू बदल जाएगी, तो जी बदल जाएगा तो सर उस हिसाब से हमें हमारे लिए वो अलग आएगा। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम किस लेवल से ले रहे हैं। या तो हम ग्राउंड लेवल से लें, ग्राउंड लेवल मतलब जो हमारा अर्थ का सरफेस है वहाँ रेडियस ऑफ अर्थ होती है, जी की वैल्यू जी होती है, 9.80 होती है। लेकिन जब हम सर नीचे चले जाएंगे तो सर हमारा आर कम हो जाएगा और हमारी जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल एट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। सिंपल सी बात है, जी बदलेगा तो सर हमारी वो वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि mgh पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज यूजफुल टू नोट द वर्क डन ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट of the initial and the final position of the object, not on the path along which the object is moved. Show the case where the अब क्या बोल रहे हैं कि ना, एक तो है ऐसा पाथ में लेके गए हम, और एक है हम ऐसे पाथ में लेके गए, है ना। तो बेटा जी हमने क्या हम जब बात करते हैं वर्क डन की, तो हम किस पर डिपेंड करते हैं, हम बस बात करते हैं फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। हमें फर्क नहीं पड़ता तो मैं ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे 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 लेके जाओ, या फिर सीधे ऐसे लेके चले जाओ, या फिर सीधे ऐसे 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 चले जाओ, है ना। तुम कितना भी चक्कर काट लो, हम तो बस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे ही बात करते हैं। वो कितनी है हमें वो डिपेंड करता है, हम बस उसके अकॉर्डिंग ये आंसर देते हैं। तो बस हमें जो लेनी होती है, हाइट वो क्या लेनी होती है, डिस्प्लेसमेंट लेना होता है उसमें, बस सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं इसमें। Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when its height of 6 meter above the ground. Above the ground, बस above the ground बोल देते हैं, mgh लगाओ, m into g into h, मार्क्स का 10 है, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 होती है, और वो 6 मीटर दिया हुआ है कि 60 into 9.8 कितना आया, 6 into 98 588 होता है, लिखा हुआ है आंसर। चलो अच्छी बात है, 6 into 98 आ गया, ठीक है, 588 इज योर आंसर, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ। और स्मार्ट वाला बच्चा क्या बोलेगा कि सर द वर्क डन, क्या बोलेगा, याद रखना, द वर्क डन ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये चीज जरूर याद रखना कि वर्क, मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इज वेरी इंटररिलेटेड। वर्क डन और एनर्जी बहुत इंटररिलेटेड है, क्योंकि अगर वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी एनर्जी होगी ही पक्का ही पक्का। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क है, ये वाला करके आना कल। सॉल्यूशन इसका नीचे रखा हुआ है, ना समझ आए तो फिर, बट हम कल डिस्कस कर लेंगे। टिल देन गाइस मिलते हैं आपसे कल, ओके। ये आपका अगर लास्ट टॉपिक रह गया है, सो कल कैसे एनर्जी इंटररेटेड होती है हम कल पढ़ेंगे, ओके। सो विद दिस एक फाइनल टच दे के, जो हम हमेशा करा करते थे पहले, लेकिन बहुत टाइम से हम वो कर नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द condition I am facing with this pen and tab, but now everything is all right.
and everything is going in my way. And now with this super enthusiasm, with lot of love, the guys, हम आपको एक अलविदा कहते हैं आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। सो थैंक यू राइजर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और एक बंदे ने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया था यार, थैंक यू भैया करके, है ना। थैंक्स गाइस, अगर तुम भी ऐसे कमेंट करोगे ना तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, है ना। कमेंट करो यार, अच्छा लगता है ऐसा अगर कोई काम को अपने प्रेस करता है ना। सो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंटिल देन पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे मंडे का। बाय बाय गाइस, जय जगन्नाथ।